हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। क्या हाल चाल बच्चों, आई होप सबसे बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर ली थी, और आज अपन बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी नई क्लास बनाऊँ आपके पास में फटाफट पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो क्या होता है, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या तो डेरिवेशन आती है या फिर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट अपन लोग पहले लगा लेते हैं। देखो हेडिंग क्या है हमारी, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना बच्चों, बहुत शानदार अच्छा टॉपिक है और इजी है। अगर एक बार ध्यान लगा लिया तो आराम से सीख पाओगे। ठीक है, देखो पहले बात कर लेते हैं निरक्ष। सर कि आप पहले वाले में एक्सिस पे निकाल रहे थे और इस बार आप निरक्ष पे निकाल रहे हो। तो एक्सिस वाले की मैं बात करूं, मेरे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है। मान लो कि यहीं पे अपन को डायग्राम बनाना है, तो मैं यहीं पे रख लेता हूँ, फिर इसका भी डायग्राम बन जाएगा। ये कोई प्लस का क्यू आवेश है और इधर जो है वो है माइनस का क्यू आवेश। दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 2a। ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव में सीखते आ रहे हैं बराबर। मैंने पीछे वाले में सेंटर पॉइंट O से, केंद्र बिंदु O से यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट में मैंने P पॉइंट रखा था और यहाँ पे मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी। लेकिन मैं इस बार यहाँ न निकाल के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर और यहाँ पे कोई पॉइंट P रखूँगा, जिस पे मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका मतलब क्या बात होगी, लंबवत निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, लंबवत निकाल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आपको ये हेडिंग देखने की बजाय विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष की जगह है आप लोगों को ये नाम भी मिल सकता है, विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाले हेडिंग भी मिल सकती है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है कि सर हमें तो निरक्ष पे करवाया गया, ये विषुवतीय तल वाला सिस्टम क्या गया। तो एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर ये वाला नाम भी छप के आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो अब बात करते हैं। मेरे पास में कोई एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, प्लस का क्यू आवेश है, एक माइनस का क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a। और केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो पहले या तो स्टेटमेंट रख लेते हैं थोड़ा इसका। ठीक है, देखो माना एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र बिंदु O से निरक्ष पर ये नाम अलग है, निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देना, ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं, डायग्राम में चलते हैं। देखो आ जाओ, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन कौन सी साइड होगी बेटा, बाहर की साइड होगी। ठीक है, जिसे मैं मान सकता हूँ E1। क्या दिक्कत है, या चाहे मैं E+ मानो चाहे मैं E1 मानो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यों आवेश के कारण कौन सी साइड होगी, अंदर की साइड। यहाँ पे चाहे मैं E2 ले लो चाहे E- ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बात होगी क्लियर। प्लस क्यों आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड होगी, बाहर की ओर। ये अपन ने कहाँ सीखा था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर सीखा था। माइनस क्यू आवेश के कारण कौन सी साइड होगी, अंदर की साइड होगी। मैंने बनाया था ना वहाँ पे ऐसे कुछ, देखो ऐसे बना के, ऐसे नहीं याद है तो मैं वापस याद दिला देता हूँ आप लोगों को। बाहर की ओर था प्लस क्यू आवेश के कारण, ऐसा बनाया था ना उस टाइम, वैसे ही यहाँ पे होगा। देखो आगे फिर बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी बेटा, a होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, a होगी। इतनी बात होगी। फिर देखो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा एंगल है और यहाँ पे भी कोई ना कोई थीटा एंगल है। ये भी एक विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है, तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ। मैंने इसको आगे बढ़ा लिया। अब देखो आप लोगों को देखने में कोई जेड प्रोसेस लग रही है क्या, ये वाला क्या है, जेड प्रोसेस। और जेड प्रोसेस में क्या होता है, अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी क्या होता है बेटा, थीटा होता है। तो क्या मैं इसको थीटा लिखूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस लाइन को और पीछे बढ़ाऊँ तो देखो ज़रा, मैंने इसको भी पीछे बढ़ाया और एक नीचे वाली लाइन को भी ऐसे उठाता हूँ। फिर एक लाइन तो ये रही और ये एक ऐसे क्रॉस करी। अगर ये वाला एंगल भी थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी हमेशा क्या होता है बेटा, थीटा होता है। जिसे आप लोग एकांतर कोण बोलते हो, वैसे ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, किसी न किसी एंगल पर आ गए। अब देखो विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण E1 हो गया, माइनस क्यू आवेश के कारण E2 हो गया। इन सब का परिमाण क्या है बेटा, सेम है। इनका परिमाण क्या है, सेम है। तो हम अपन कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 की बात चल रही है तो E1 इक्वल्स टू, जैसे कि याद करो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अपन लोगों ने, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इन बीच में क्या था, R था हमारे पास, लेकिन इस बार R नहीं है। R तो मैंने यहाँ पे पहले ही ले लिया है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखो जरा, कुछ आपको एक त्रिभुज सा दिख रहा होगा, है कि नहीं, है, बिल्कुल है, एक त्रिभुज है जिसमें लंब तो ये रहा, आधार ये रहा। अपन को क्या निकालना है, करण निकालना है। क्या होगा करण, बताओ जरा। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि Q अपॉन में R होता है, R स्क्वायर होता है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ही प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन में क्या आएगा, इस बार हमारे पास में आएगा अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या निकालना था, करण ही तो निकालना था। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें क्या आएगा, उस वाले का अंडर आ जाएगा। ओके, बराबर में वापस लिखेंगे कैंसिल होने के बाद में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E2 निकालना अपन को। देखो ध्यान देना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, सेम वही बात आएगी। अगर ऐसा इस साइड है तो इस साइड भी ऐसा ही होगा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इस पूरी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या E1 इक्वल्स टू E2 है, बिल्कुल है। देखो क्या E1 का जो वैल्यू आ रहा है और E2 का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम है क्या, ऐसे मैं बोल सकता हूँ E1 इक्वल्स टू E2। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि E1 व E2 का परिमाण तो समान है, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आई है वो है समान, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो है भिन्न भिन्न। और इन डायरेक्शन भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें दो घटकों में अपन क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। जैसे मेरे पास में यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है,
अब बात करनी है घटकों में विभाजित करना, और घटकों में विभाजित करते हो तो थीटा के साथ में क्या आता है और विदाउट थीटा में क्या आता है वो आपको पता होगा। 11th क्लास में आप लोग सीख के आए हो, बिल्कुल सीख के आए हो, है ना। तो देखो आगे क्या लिखेंगे, या फिर पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। थीटा के साथ में जो घटक आता है वो आता है E1 cos थीटा, ठीक है, और E2 इसका यहाँ पे आएगा E2 cos थीटा। विदाउट थीटा जो एंगल आता है वो आता है हमारा E1 sin थीटा, और इधर जो बनेगा वो बनेगा E2 sin थीटा। थोड़ा सा जूम करके देख लेना अगर दिख नहीं रहा है तो, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ E2 sin थीटा। ये हो गई बात। पी पॉइंट कहाँ गया, ले ये रहा हमारा पी पॉइंट। ऐसा सिस्टम है। अब देखो इसका बात लिखते हैं थोड़ी सी, क्या है, देखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि E1 व E2 का परिमाण समान तथा दिशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें घटकों में वियोजित ऐसे कर लेते हैं ना, वियोजित करने पर। अब देखो निरक्षीय घटक तो ये वाला रहा, लंबवत जो दिख रहा है, और अक्षीय घटक ये है। अरे इसी लाइन के अंदर तो मिल रहा है ये वाली बात, ये वाली इस साइड है, इस साइड है अक्षीय घटक, परपेंडिकुलर लंबवत, तब क्या होगा निरक्षीय घटक होगा। ओके आगे देखो, निरक्षीय घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को बेटा कैंसल कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्षीय घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा cos थीटा परिमाण में समान व एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। जैसे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, वो परिमाण में तो समान है, लेकिन एक दूसरे की डायरेक्शन कौन सी साइड है, एक की तो ऊपर है, एक की कौन सी साइड है, नीचे की साइड है, मतलब विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि अक्षीय घटक में देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, वो इसी दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में है दोनों की दोनों, और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। देखो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं क्या होता है। आगे देखो नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा आप करते हैं इसको। हमें ज़रूरत जो चीज़ की पड़ेगी वो अपन रख लेंगे, बाकी कैंसिल कर देंगे, है कि नहीं। देखो बहुत शानदार टॉपिक है बेटा।
घबराने की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ये भी मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, सॉरी E2 cos थीटा, टोटल की बात कर रहे हैं। E1 cos थीटा, मैंने बोला कि टोटल मतलब जुड़ने वाले परस्पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें पता है कि अभी निकाल के आए हैं कि E1 बराबर क्या होता है बेटा, E2 होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं यहाँ पे चाहे आप लोग E1 की जगह E2 रखो, चाहे E2 की जगह E1 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, E1 cos थीटा प्लस वापस E1 cos थीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, 2E1 cos थीटा आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे किस किस की वैल्यू है, एक तो E1 की वैल्यू है, मेरे पास cos थीटा की वैल्यू तो है ही नहीं, कहाँ से निकालूंगा। तो यहाँ आ जाओ, चित्र से डायग्राम में आ जाओ, कोई भी साइड, ये वाली उठा लो चाहे ये वाली उठा लो, कोई भी ले लो। cos थीटा मेरे को निकालना है, लाल बट्टा कक्का से मैं निकालूंगा। तो लाल बट्टा कक्का में क्या होता है, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार हमारा ये रहा, कर्ण कौन सा था मैं लिख दूँ, वो पहले लिखा नहीं था क्या, r² प्लस a², और इधर भी क्या आएगा, अंडर द रूट r² प्लस a², ये वाली बात होगी। तो लिखेंगे आधार क्या है हमारा a, अपोन में क्या आएगा, कर्ण क्या है, अंडर द रूट r² प्लस में a²। ये रहा, cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो आगे देखो, इसको हटाओ यहाँ से यार, यहाँ पे रखो, cos थीटा इक्वल्स टू a अपोन में अंडर द रूट r² प्लस में क्या आएगा, a² आएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पे रखेंगे E इक्वल्स टू, E1 की बात हो रही है, E1 मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मैंने समीकरण 1 व समीकरण 2 निकाला था, उनमें से कोई भी एक रख दो। तो 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपोन में r² प्लस a², इतनी बात हो गई। मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, a अपोन में अंडर द रूट r² प्लस a², ये बात आई है। आगे सोल्व करते हैं, देखो E इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपोन में r² प्लस a² इंटू में a अपोन में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r² प्लस a² की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, हाफ आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, इतनी आएगी। उसके बाद देखो इसको साफ करते हैं। देखो क्या होगा, ये वाली बात पे आ जाओ, इस पूरे की पावर जो है वो है 1 और इसकी कितनी है, हाफ है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं, जुड़ेगी। तो देखो E इक्वल्स टू 2 इंटू में 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपोन में, या फिर A भी चल रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। A R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर तो है सेम, जब हाफ और अकेला जुड़ेगा मतलब 1 प्लस 1/2 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, इतना। देखो आगे E इक्वल्स टू, चलो रख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर आ जाओ, देखो ये 2 इधर आएगा, या फिर पूरा तरीके से लिखते हैं, क्या लिखा, Q इंटू में 2A अपोन में r² प्लस a² की पावर 3/2। अब देखो Q इंटू में 2A है वो किसके बराबर होता है बेटा, P के बराबर होता है। E इक्वल्स टू 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपोन में r² प्लस a² की पावर कितनी आएगी, 3/2। वापस जो पीछे वाले में अपन ने क्या बात की थी, जैसे कि देखो यदि r ग्रेटर देन a है तो r² भी क्या होगा, ग्रेटर देन a² होगा, की तुलना में, सॉरी से
आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, नगण्य मानने पर तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन में आर स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 3/2 बन जाएगी, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक बार इतना नोट कीजिएगा फटाफट, बहुत इजी है। मेरे को यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं होने वाली है, इतने इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है ना। इससे नीचे की बात करेंगे, ऊपर वाले पे ध्यान मत देना आप लोग। देखो क्या है, जब मैंने कैंसिल किया तो 1/4πε0 को क्या लिख सकता हूँ, KP अपॉन में क्या आया, R की पावर आई क्यूब। ये रहा हमारा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर है, निरक्ष पर, है ना। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, E वेक्टर इक्वल्स टू KP वेक्टर बटे में R की क्यूब। ये रहा सदिश रूप में। शानदार टॉपिक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इजी है वैसे, बिल्कुल हार्ड तो है ही नहीं। डायग्राम समझो, डायग्राम को समझ के पूरी की पूरी डेरिवेशन आराम से तैयार करो, ठीक है। बहुत शानदार टॉपिक था। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि E इक्वल्स टू KP अपॉन में R क्यूब है, और जैसे मेरे पास वहाँ पे आया था, क्या आया था, E इक्वल्स टू 2KP वेक्टर अपॉन में R की क्यूब। अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मिटा दूँ थोड़ा, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि E एक्सिस वाला, मतलब ये एक्सिस वाला फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 2 गुणा, मतलब 2 गुणा, और ये जो इतना फॉर्मूला ये किसका है, इसका है, इनटू में 2 निरक्ष, है ना। इतना अपन को इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसकी लाइन क्या बन जाएगी, ज़रा बोल के बताओ मेरे को, फटाफट कमेंट के अंदर बोलो, फटाफट कमेंट के अंदर क्या होगी, अरे बोलो। EX इक्वल्स टू 2 इनटू में निरक्ष क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, 2 गुनी होती है। यह आपको इस फॉर्मूले से देख के आपको क्या बनानी है, लाइन बनानी है। ओके, बात अच्छे से समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, मेरे को पता है बिल्कुल आपको समझ में आ गई। तो बच्चों बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखें, उसके कारण जो उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण है उसके बारे में अपन बात करेंगे। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर छपने वाला टॉपिक होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।